मेरे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए। इसमें हम समांतर श्रेणी चैप्टर 5 को पढ़ा रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 5.2 के जो कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे उन्हीं को आज हम बताएंगे। आज ये अध्याय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5.2 प्रश्नावली पूरा कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर जो है आपके जो क्वेश्चन छूटे हुए थे वो सब आज कंप्लीट कर लिए जाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है 10 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनको 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आएगा। तो आपको 10 और 300 के बीच संख्याएं देखिए कौन कौन सी होंगी। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखिए 10, यहाँ पर देखिए 10 पहली संख्या क्या है, 10 है। 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। 11 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा। 12 के बाद 13, 14, ऐसे 15, 16, 17, 18 ऐसे संख्याएं क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी। और ये संख्याएं कहाँ तक जाएंगी, ये 300 तक कहा है। तो 300 यानी आपका यहाँ पर देखिए 299। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा, 300। अब इसमें इस प्रकार से ये संख्याएं को हमने क्या किया, सबसे पहले हमने संख्याओं को लिख लिया। अब ऐसी संख्याएं इसमें देखिए कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से विभाजित करने पर, 4 से भाग देने पर क्या आता है, शेषफल 3 आता है। अब देखिए यहाँ पर 4 से इसमें अगर भाग देंगे तो 4 दूना 8, यहाँ शेषफल 2 आएगा। लेकिन जो पहली संख्या होगी 4 दूना 8 और 3 11, इसमें 4 से भाग देंगे। 4 से अगर हम 11 में भाग दे दें, 4 से 11 में भाग दें तो 2 बार जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ देखिए शेषफल 3 आ रहा है। तो पहली संख्या 4 से यहाँ लिख देते हैं, 4 से भाग देने पर शेषफल से भाग देने पर शेषफल 3 आने वाली संख्याओं की श्रेणी। कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आएगा। तो पहली संख्या क्या होगी, 11 आ जाएगी। पहली संख्या 11 होगी। अब 11 के बाद कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें 4 से भाग देने पर आपका शेषफल 3 आएगा। तो 4 3 12 पूरा कट जाएगा। ये 4 से भाग देने 4 3 12 शेषफल 1 आ रहा है, 4 3 12 यहाँ शेषफल 2 आ रहा है। यहाँ पर 4 3 12 3 15। 4 से यदि हम 15 में भाग दे दें तो 4 3 12 और शेषफल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी, 15 आ गई। इसके बाद क्या आएगा 15, और इस प्रकार से ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपका जो अगली संख्या आएगी, 11 में 4 जोड़ दिया 15 आ गया। 15 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा, 19। यहाँ 19 भी लिख देते हैं, 19 भी। अब देखिए 4 से भाग दीजिए 19 में तो हो जाएगा 4 चौके 16। यहाँ शेषफल क्या आ गया, 3। तो यहाँ क्या आ गया आपका, 19 आ गया। इस प्रकार से ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे। तो इसके लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, 299। 299 में 4 से भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, 4 से भाग दीजिए 299 में तो 4 7 28, या 1 आ जाएगा। और यहाँ 19 9 उतर जाएगा तो 4 चौके 16, 9 में से 6 जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ शेषफल 3 आ गया। तो ये आखिरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 299 आ जाएगी। अब इसमें आपको बताना है संख्याओं की संख्या। तो क्या लिखेंगे, यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, 11, और
ए बराबर 11 हो जाएगा और डी बराबर निकालेंगे तो डी बराबर क्या मिलेगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 मान कितना है आपका 15 और A1 का मान क्या हो जाएगा 11। 15 में से 11 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो डी बराबर आपका क्या आ गया 4। और यहाँ पर पूछा गया, और यहाँ पर देखिए यल बराबर कितना हो गया आपका 299, 299 आ गया। और n बराबर क्वेश्चन को मार्क है, यानी पदों की संख्या, इसमें कितनी संख्याएं होंगी वही आपको बताना है। इसमें क्या करना है आपको, संख्याओं के बारे में बताना है कि कितनी संख्याएं होंगी, इसी को हमको बताना है कि कितनी संख्याएं होंगी। देखिए अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, यहाँ पर सूत्र क्या लिखेंगे, सूत्र आ जाएगा यल बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान दिया 299 और ए का मान कितना है 11 प्लस यहाँ से n माइनस 1 और डी का मान है आपका 4। इसको आगे हल कर लिया जाए तो 299, यहाँ पर 11 प्लस 4 का इसमें गुणा किया जाए तो 4n माइनस क्या हो जाएगा 4। इसको और आगे हल किया जाए तो 299 और यहाँ से देखिए 11 में से 4 घटेगा, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 प्लस 4n। अब यहाँ से देखिए दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। इसको इधर ले लिया जाए तो 299, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 7, 299 माइनस 7 बराबर आ गया 4n। अब यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए घटाएंगे तो 9 में से 7 जाएगा, यहाँ देखिए सीधे हम 4n लिखते हैं। 4n बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 9 में से 7 घटेगा, क्या हो जाएगा, क्या इसी को इस प्रकार से लिखते हैं। 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 2 बराबर कितना हो गया 4n। अब n बराबर निकालना है हमको, तो 4 से क्या होगा, इधर भाग हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 292 बटे हो जाएगा 4 से काट दिया जाए तो 4 से जब काटेंगे 4 कंधे 4 सटे 28, एक बचेगा 4 तिया 12, n बराबर कितना हो गया 73। अर्थात ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनमें 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आएगा, इनकी संख्या कितनी होगी 73 होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, यदि 5,000 रुपये का यहाँ पर दिया गया है 5,000, यदि 5,000 की राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना कीजिए। क्या प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज समांतर श्रेणी में है, 30 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हल करने के लिए यहाँ पर प्रथम वर्ष का ब्याज क्या निकालेंगे, प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ रुपया दिया है, देखो इसका सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे होता है 100। तो इसको हल किया जाए तो क्या मिल जाएगा आपका, मूलधन कितना है आपका 5,000 और समय दर कितना है 8% और समय कितना है 1 वर्ष, बटे हो जाएगा 100। ये 0 यहाँ से 0 कैंसिल हो गया, 0 कट गया, बराबर कितना आ गया 400 आ गया, 400 हो गया। अब दूसरे वर्ष का ब्याज क्या लिखेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज
बराबर क्या होगा, तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाएगा 5,000 रहेगा, और दर कितना है आपका 8, और समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा बटे में 100 हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा दूसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 4 गुना 5, यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 8 9 16 85, 800 दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा 800। इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, इस प्रकार से क्या होगा ब्याज बढ़ता जाएगा, तो श्रेणी बन जाएगी। तो प्राप्त श्रेणी क्या लिखेंगे, प्राप्त श्रेणी कौन सी प्राप्त हो जाएगी, इस प्रकार से श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगा ब्याज कितना है पहले वर्ष का 400, उसके बाद क्या हो जाएगा 800, फिर क्या हो जाएगा आगे बढ़ता जाए इसी क्रम में 400 में 400 जोड़े 800, 800 के बाद क्या आएगा 1200 हो जाएगा। ऐसे यह बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, पूछा गया है कि सारा प्रत्येक वर्ष में प्राप्त ब्याज क्या या प्रत्येक वर्ष में प्राप्त ब्याज समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पर देखिए निकालिए, ये समांतर श्रेणी में जांच करने के लिए क्या करेंगे, जांच करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू होना चाहिए क्या A3 माइनस क्या A2। तो यहाँ पर देखिए 800 में से घटाइए A1 कितना 400 और A3 कितना है आपका 1200 माइनस A2 क्या है 800। तो नहीं 800 में से 400 घटा क्या आ गया 400, और यहाँ 1200 में से 800 घटा 400 आ गया। आता है यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। एक आंसर तो आपका हो गया कि यह जो है समांतर श्रेणी में है। उसके बाद पूछा गया है कि आपको 30 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज ज्ञात करना है। 30 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसे 30 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ऊपर का यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि हमको श्रेणी का काम लगेगा, इसलिए इसको मिटा नहीं रहे। क्या लिखेंगे 30 वर्ष, यहाँ लिखेंगे 30 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज अर्थात आपको चाहिए क्या A30, क्या चाहिए A30 चाहिए, A30 चाहिए। तो A30 बराबर क्या होता है A प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D। तो ये 30 निकाल लीजिए, A का मान कितना 400 प्लस 30 में से 1 घटेगा क्या आ गया 29, और D का मान कितना है आपका 400। D का मान नहीं निकालें, D का मान निकाल लिया जाए तो D निकालेंगे क्या मिल जाएगा D यहाँ लिख लेते हैं। D बराबर आपका क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, तो क्या मिल जाएगा A2 मान कितना है आपका 800 माइनस क्या आ जाएगा 400, क्या मिल जाएगा ये 400। D का मान क्या मिलेगा आपका 400 मिलेगा। तो यहाँ पर यही मान रखा जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ D का मान कितना 400 रख दीजिए, इसको आगे हल किया जाए तो ये 30, ये 400 प्लस यहाँ पर 4 9 36 के 6 और 4 2 8 2 10,
4 9 36 के 6 और 4 2 8 3 11 होगा। 8 3 11 और 2 जीरो उतर जाएगा आपका। अब इसमें जोड़ दिया जाए तो 11,600 में 400 जोड़ेंगे तो जीरो, यहाँ पर जीरो और 6 4 10 के शून्य और एक 2 और एक आ जाएगा। ये 30 बराबर क्या हो गया? 12,000 आ गया। 12,000 आता है, क्या लिखेंगे? आता है 30 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज बराबर कितना होगा? 12,000। 12,000 ये आपका आंसर होगा। कितना आएगा? 12,000। देखिए प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन नंबर 14 है। यही इस प्रश्नावली 5.2 का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि कह रहा है एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रथम किलोमीटर के बाद अतिरिक्त किराया 8 रुपया है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद कुल किराया 15, 8, 8, 8 समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या यह कथन सत्य है? अगर जो है यह कथन सत्य है, कारण दीजिए। तो इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ पर इसको बहुत ही सावधानी से आपको समझना होगा। इसमें कह रहा प्रथम किलोमीटर से, जैसे कोई टैक्सी वाला है कह रहा कि भैया हम 1 किलोमीटर ले जाएंगे तो आपका प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना लगेगा? 15 रुपया लगेगा। लेकिन जैसे ही आप जो है मतलब अदर किलोमीटर के लिए आपको क्या करेंगे? अदर किलोमीटर के लिए प्रत्येक किलोमीटर में क्या करेंगे? 8 रुपया जो है आपका लगेगा जो है। मतलब पहले किलोमीटर का किराया आपको ज़्यादा देना है और बाद वाले के लिए आपको प्रत्येक किलोमीटर जितना आप जाएंगे उसके लिए आपको कितना? 8 रुपया लगेगा। तो प्रथम किलोमीटर के लिए तो यहाँ कहा गया है, इसको हल करने के लिए देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? आपका 15 रुपया है। अब कह रहा है प्रथम किलोमीटर के बाद अतिरिक्त किराया 8 रुपया है। उसके बाद मतलब जितना भी किलोमीटर जाएंगे, पहले किलोमीटर के बाद जितना भी आप किलोमीटर आगे बढ़ते जाएंगे उसमें क्या अगर आपका किराया 8 रुपया लगेगा। यानी आप जो है आप अगर जो है 2 किलोमीटर जाते हैं तो पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपया और दूसरे किलोमीटर का किराया कितना? 8 रुपया है। तो नहीं 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? 15 8 23 रुपया हो जाएगा। और आप अगर 3 किलोमीटर जाते हैं तो अगले 2 किलोमीटर का किराया 16 रुपया और पहले किलोमीटर किराया 15 रुपया, तो 16 और 15 कितना होगा? 31 रुपया होगा। इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा। तो किलो यहाँ पर कह ये पूछा गया कि श्रेणी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रत्येक किलोमीटर के बाद कुल किराया 15, 8, 8 समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो यहाँ पर किराया की श्रेणी टैक्सी के किराए की श्रेणी क्या बनेगी? एक श्रेणी बनेगी। जो किराया वहाँ ले रहा है टैक्सी के किराए की क्या बनेगी? श्रेणी बनेगी। तो आपका अब यहाँ पर कह प्रत्येक किलोमीटर के बाद का किराया जो है पूछ रहा है। तो नहीं आपका 15 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 15 पहले किलोमीटर का किराया कितना? 15 के बाद कितना होगा? 15 में 8 जोड़िए क्या होगा? 15 8 23 आ जाएगा। और 23 में 8 जोड़िए क्या हो जाएगा? 23 8 31। 31 में 8 जोड़िए 39। 39 में 8 जोड़ेंगे तो 39 8 47 और 47 में 8 जोड़िए क्या होगा? 55। इस प्रकार से यह किराया की एक श्रेणी बन जाएगी। 15 23 31 39 47 और 55 में यहाँ क्या बन जाएगी? उसके किराए की क्या बन जाएगी? श्रेणी बन जाएगी। अब यह समांतर श्रेणी में है, पूछा गया है क्या यह समांतर श्रेणी में नहीं है?
अब देखो इसको चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। जांच कर लीजिए। जांच क्या हो जाएगा इसमें, A2 जांच करने के लिए क्या किया जाता है, A2 माइनस A1 इक्वल टू होना चाहिए A3 माइनस A1। तो A2 मान कितना है 23, A1 का मान कितना है 15 और A3 का मान कितना है 31 और A3 माइनस A2 रहेगा। A3 माइनस A2 तो 31 माइनस 23, तो यहाँ से 23 में से 15 घटाइए कितना आ जाएगा 8 आ गया और 31 में से 23 घटाइए 8 आ गया। अतः सर्वांतर समान है। सर्वांतर सार्व अतः सार्व अंतर समान है, समान है। अतः यह समांतर श्रेणी है। अतः यह समांतर श्रेणी है। अर्थात इसमें जो कहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद कुल किराया क्या समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसमें कहा गया है कि जो है यह समांतर श्रेणी में नहीं है, जबकि यह समांतर श्रेणी में है नहीं है। तो क्या कथन सत्य है, इसलिए कथन क्या है असत्य है। इसलिए कथन क्या है, क्या कथन सत्य है, तो क्या हो जाए कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं। इसका अंतर क्या हो जाएगा, कथन क्या है सत्य नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें कहा गया है कि बाद में किराया कितना है समांतर श्रेणी में कह रहा है नहीं है, जबकि आपका यह समांतर श्रेणी में आ रहा है, तो कथन का आपका जो है सत्य है। तो यह कथन क्या है सत्य नहीं है, आपका ये समांतर श्रेणी नहीं। इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों को जो है भली भांति बताया समझाया। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है भली भांति समझ में आए होंगे, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।